तो आओ बच्चों जल्दी से अपन इस समाकलन नाम के पाठ का रिवीजन करते हैं और इस रिवीजन में सबसे पहले बताते हैं कि समाकलन वास्तव में अवकलन के व्युत्क्रम प्रक्रम को कहते हैं। मतलब कि समाकलन अवकलन की व्युत्क्रम प्रक्रिया है। अब आप ऐसे कह सकते हैं कि आप किसी फलन का अवकलन करते हैं, उसके बाद में जो आपको मान प्राप्त होता है, अगर उस मान का समाकलन करेंगे तो आपको पहले वाला फलन ज्ञात हो सकता है। इस प्रक्रिया को अपन क्या कहते हैं? समाकलन कहते हैं। कुछ लोग इसको प्रति अवकलन भी कहते हैं। ऐसे समझिए कि अपने पास में ये एक फलन है जिसमें मैंने छोटा f का इस्तेमाल किया है। इस फलन का मैंने अवकलन किया तो मुझे एक फलन प्राप्त हुआ। इस फलन में मैंने बड़े f का इस्तेमाल किया है, ठीक है, दिखाने के लिए, अलग अलग दर्शाने के लिए। अब क्या काम करा, मैंने इस वाले फलन का जो मुझे अवकलन करने के बाद प्राप्त हुआ है इसका समाकलन किया तो मुझे क्या प्राप्त होगा? पहले वाला फलन प्राप्त होगा जिसका कि मैंने अवकलन किया था। ठीक है बेटा, तो इसीलिए अपन इसको क्या कहते हैं? प्रति अवकलन विधि कहते हैं। इसको साधारण भाषा में समाकलन कहते हैं। ठीक है बेटा, अब बात करते हैं कि अपन अच्छी तरह से जानते हैं कि जो अचर होता है, कांस्टेंट होता है, उसका अवकलन क्या होता है? 0 होता है। अब मान के चलिए कि आपने यहाँ पर इस फलन का अवकलन किया और आपको ये फंक्शन ऑफ x प्राप्त हो गया। इसी प्रकार से इस फलन फंक्शन ऑफ x प्लस सी का अगर आपने अवकलन किया तो आपको क्या प्राप्त हो गया? fx प्राप्त हो गया। तो अब जब समाकलन करेंगे तो इस c का क्या? नहीं आई बात समझ में? आप ऐसे देखिए कि अगर मान लीजिए मैंने यहाँ पर डी dx और साइन x इसका अवकलन किया तो मुझे क्या प्राप्त हुआ? cos x प्राप्त हुआ। और साहब डी dx अगर मैंने साइन x प्लस 5 इसका अवकलन करा तो मुझे क्या प्राप्त हुआ? cos x, तब भी cos x प्राप्त हुआ। अब बात आती है कि जब मैं इसका समाकलन करूंगा तो मुझे साइन x प्राप्त होगा, इसका समाकलन करूंगा तब भी मेरे को साइन x प्राप्त होगा। तो इस 5 का क्या हुआ? तो इस 5 को मैंने क्या काम करा? इस c को समाकलन स्थिरांक कहा। मतलब यह है कि जब भी मैं cos x का समाकलन करूंगा तो मुझे क्या प्राप्त होगा? इस फलन के साथ में मेरे को एक अचर पद जोड़ना पड़ेगा c, जिसको मैं क्या कहूंगा? समाकलन स्थिरांक कहूंगा। ठीक है, इसीलिए इस प्रकार के समाकलन को अपन क्या है? अनिश्चित समाकलन कहते हैं। क्यों? क्योंकि यहाँ पर 5 हो सकता है, 7 हो सकता है, 6 हो सकता है, कोई भी मान हो, तो उसके लिए अपन क्या काम कर रहे हैं? ये एक अनिश्चित सी इस्तेमाल कर रहे हैं जिसको अपन क्या कह रहे हैं? समाकलन स्थिरांक। तो जब अपन समाकलन करेंगे तो आपको अनिश्चित समाकलन में ये सी लगाना जरूरी है। मास्टर लगाना भूल जाए कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आपको लगाना जरूरी है। आगे बढ़ते हैं। अब साहब यहाँ पर ये बात पता चल गई अपने को कि साहब c के भिन्न भिन्न मानों के लिए भिन्न भिन्न समाकलन प्राप्त हो सकते हैं। अब अपन इसमें क्या कहेंगे कि साहब कोई भी फलन है उसका जब अपन समाकलन करेंगे तो जिसका अपन ने अवकलन किया था उस फलन के साथ में एक c जोड़ देंगे। अब इसके लिए अपन जब c जोड़ के इसमें मान बताएंगे तो इसको कहेंगे कि साहब ये एक व्यापक समाकलन है और c जो है वो एक समाकलन अचर यानी कि समाकलन स्थिरांक है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं बेटा। अब क्या हुआ कि यहाँ पर अपने को समाकलन के अंदर अलग अलग प्रतीक दिखाई देंगे, ये पहचानना जरूरी है साहब। प्रतीक या संकेत, यहाँ पर लिखा हुआ है ये चिन्ह और फंक्शन ऑफ x dx, इसका मतलब होता है कि फलन का x के सापेक्ष समाकलन। ये जो चिन्ह है ये काय का चिन्ह है? समाकलन का। इस फलन का x के सापेक्ष समाकलन कर रहे हैं। फिर यहाँ पर बात करिए अपन ने कि इसमें जो है ये फंक्शन ऑफ x जो है इसको क्या कहते हैं अपन? समाकल्य कहते हैं। क्या कहते हैं? समाकल्य कहते हैं। और यहाँ पर इसमें जो x दिखाई देगा वो x क्या कहलाएगा? समाकलन का चर कहलाएगा।
अब यहाँ पर इसका मतलब जो है ना, ये चिन्ह लगा के और dx लगा रखा है, इसका मतलब है कि समाकलन ज्ञात करना है इसका, फंक्शन ऑफ x का समाकलन, एक फलन फंक्शन ऑफ x जिसके लिए f डैश x बराबर fx है। मतलब आपने क्या काम करा कि अगर अवकलन करा है तो अपने को क्या प्राप्त हुआ था, fx, तो इसका जो समाकलन है वो बताया गया है। फिर समाकलन संक्रिया, समाकलन ज्ञात करने की जो प्रक्रिया है उसको क्या कहेंगे अपन, समाकलन संक्रिया कहेंगे। समाकलन का अचर, जो अपन ने अभी बात करी कि लास्ट में आप c जोड़ेंगे, उसको क्या कहेंगे अपन, समाकलन का अचर। ठीक है, समाकलन स्थिरांक। आगे बढ़ते हैं साहब। अब समाकलन के कुछ मानक सूत्र हैं, इन मानक सूत्रों को मैं अवकलन के साथ में जोड़ता हुआ चलता हूं। देखो आप कैसे, कि जैसे आपको याद है कि कांस्टेंट का अवकलन जो होता है वो क्या होता है बेटा, जीरो होता है। तो आपको याद रखें कि जीरो का जो समाकलन होगा वो क्या होगा, अचर। यह आ गया। फिर बात करी मैंने कि साहब डी डी एक्स यानी कि x की घात n का जो अवकलन होगा वो ये होगा n x की घात n माइनस 1। अब समाकलन की बात करें तो यहाँ पर ये याद रखें कि जो अवकलन में होता है उसका उल्टा होता है। मतलब यहाँ पर x की घात n प्लस 1 और बटे में n प्लस 1 और ये समाकलन स्थिरांक। यहाँ पर शर्त है कि n का मान जो है वो बराबर नहीं होना चाहिए किसके, -1 के, क्योंकि जैसे ही -1 होगा ये अनंत में चला जाएगा। ठीक है बेटा। बात करिए अपन ने डी डी एक्स और साहब x, इस x का मान जो आता है वो क्या आता है, 1 आता है। अब यहाँ पर अगर आप 1 का समाकलन करेंगे तो आपको क्या प्राप्त होगा, x और प्लस। ठीक है, इसी प्रकार से आपको याद रखना है कि √x का अगर अपन अवकलन करते हैं तो अपने को प्राप्त होता है 1/2√x। तो यहाँ पर जब आप 1/√x का समाकलन करेंगे तो आपको मिलेगा 2√x और प्लस के c। ठीक है बेटा। यहाँ पर डी डी एक्स, जब आप 1/x का अवकलन करते हैं तो प्राप्त होता है -1/x², लेकिन जब 1/x² का आप समाकलन करेंगे तो आपको मिलेगा -1/x प्लस c। फिर आपने डी डी एक्स और आपने समाकलन अवकलन करा e की घात x का, तो e की घात x का अवकलन e की घात x, समाकलन में बात करिए अपन ने e की घात x के समाकलन की, तो अपने को प्राप्त होगा e की घात x प्लस c। यहाँ पर c लगाना जरूरी है। क्या है ये c बता रहा है, समाकलन स्थिरांक। जो अपन पढ़ रहे हैं ये है अनिश्चित समाकलन, इस c के कारण ही इसको अनिश्चित कहा जा रहा है। ठीक है बेटा। अब आगे बात करिए अपन ने। अब अपने को याद है कि साहब डी डी एक्स और a की घात x का अवकलन होता है a की घात x log a बेस e। सही है ना। अगर इसके समाकलन की बात करें कि साहब a की घात x का समाकलन क्या होगा, तो यहाँ पर जो प्लस गुणा करा था यहाँ पर भाग कर देंगे, मतलब ये हो जाएगा a की घात x और बटे में log a बेस e और प्लस c। फिर बात करिए अपन ने डी डी एक्स और log x के अवकलन की, तो ये प्राप्त हुआ 1/x। अब यहाँ पर अपन बात करें तो 1/x का जो समाकलन होगा वो क्या होगा, log x। अब यहाँ पर ये ऐसे करके मॉडुलस लगा देते हैं, वो इसलिए लगाते हैं क्योंकि log केवल धनात्मक संख्याओं में परिभाषित होता है, इसलिए आप यहाँ मॉडुलस लगा के बता दें। ठीक है बेटा। फिर आगे बात करिए अपन ने कि डी डी एक्स, साइन x की बात करी साहब, साइन x का अवकलन होता है cos x। तो यहाँ पर cos x का समाकलन क्या होगा, cos x का समाकलन होगा sin x और प्लस c।
फिर बात करी अपन ने cos x के अवकलन की, तो cos x का अवकलन होता है माइनस साइन x, और यहाँ पर बात करी मैंने साइन x के समाकलन की, तो क्या प्राप्त होगा माइनस cos x और प्लस c। फिर बात करी अपन ने d dx tan x की। अब tan x का अवकलन ये है अपने पास में sec स्क्वायर x। अब sec स्क्वायर x का समाकलन जो है वो होगा tan x और प्लस c। फिर बात करी अपन ने कि cot x का अवकलन क्या होगा मेरे लाल, माइनस cosec स्क्वायर x। तो भैया cosec स्क्वायर x का समाकलन ये आएगा अपने पास में माइनस cot x प्लस c। ठीक है, मैं साथ के साथ बताता जा रहा हूं कि अवकलन की उल्टी प्रक्रिया है समाकलन, व्युत्क्रम, है ना। इसी प्रकार आगे देखें साहब। अब बात करते हैं अपन कि मान लीजिए d dx और sec x। अब sec x का जो अवकलन होता है वो क्या होता है, sec x tan x। तो भैया sec x tan x का समाकलन जो होगा वो क्या होगा मेरे लाल, वो होगा अपने पास में sec x और प्लस के c। इसी प्रकार से बात करी अपन ने d dx cosec x की। cosec x का समाकलन अवकलन जो है वो होगा माइनस cosec x और cot x। तो यहाँ पर अपने को याद है कि cosec x और cot x का समाकलन वो क्या आ जाएगा, माइनस के cosec x और प्लस c। ये बात होगी। अच्छा, प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन की बात करें अपन, तो यहाँ पर अपने पास में d dx और साइन इनवर्स x, इसका अवकलन क्या था, 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर, और d dx कॉस इनवर्स x, इसका अवकलन क्या था, -1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर। लेकिन समाकलन में तो आप इनमें से एक ही लोगे ना, ये आ गया देखो 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर dx। तो इसके समाकलन में आप लिख सकते हो कि साइन इनवर्स x प्लस c, या फिर लिख सकते हो माइनस कॉस इनवर्स x और प्लस c। ऐसा कैसे कि भैया इस साइन इनवर्स x की जगह पर मैं लिख देता हूं π/2 माइनस कॉस इनवर्स x प्लस c। अब ये भी अचर है, ये भी अचर है, और अचर अचर मिलकर क्या बन गए, नया अचर बन गए। तो आपको जिसकी जरूरत हो उसका इस्तेमाल कर लीजिए, ठीक है बेटा। ऐसे ही d dx, और बात करी अपन ने tan इनवर्स x की, तो ये आएगा 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, और d dx अपन ने बात करी साहब cot इनवर्स x की, तो यहाँ आएगा -1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो यहाँ पर जब समाकलन की बात करेंगे तो 1/1 प्लस एक्स की घात 2, इसका समाकलन क्या है, tan इनवर्स x प्लस सी भी हो सकता है, और इस प्रकार से अपन लिख सकते हैं माइनस कॉट इनवर्स x प्लस सी भी लिख सकते हैं। इसी प्रकार से अगर अपन बात करें कि साहब sec इनवर्स x, इसका अवकलन होगा 1/x की घात 2 माइनस 1, और cosec इनवर्स x के अवकलन की बात करें, cosec इनवर्स x, तो ये आ जाएगा -1/x की घात 2 माइनस 1। तो जब समाकलन करने जाएंगे तो 1/x की घात 2 माइनस 1 और dx, तो यहाँ पर आप sec इनवर्स x और प्लस सी भी लिख सकते हैं, और माइनस cosec इनवर्स x प्लस सी भी लिख सकते हैं, ठीक है। ये अपने पास में क्या है, समाकलन के अवकलन से मिलते जुलते सूत्र हैं, ठीक है। अब यहाँ पर आप कह सकते हो कि साहब tan x का आपने समाकलन तो निकाला ही नहीं,
ठीक है, cot x का समाकलन नहीं निकाला। तो बेटा उनके भी सूत्र आएंगे, लेकिन उनके सूत्र अपन पढ़ेंगे प्रतिस्थापन विधि द्वारा समाकलन में। ठीक है, आगे चलते हैं। अब अनिश्चित समाकलन जो अपन पढ़ रहे हैं, इनके कुछ गुणधर्म हैं। क्या गुणधर्म है साहब, वो देखते हैं अपन। कि सबसे पहले अपन ये बता दें कि साहब अवकलन की व्युत्क्रम प्रक्रिया है समाकलन। बस इसमें अंतर यह आएगा कि जब आप अवकलन जो प्राप्त होता है उसका समाकलन करने जाते हैं, जैसे ये देखिए आप कि यहाँ पर इस समाकलन का अपन ने जब अवकलन करा तो अपने को क्या प्राप्त हो रहा है, उस फलन का मान प्राप्त हो रहा है। तो यहाँ पर अपने को अगर अवकलन का समाकलन करेंगे तो फलन और उसके साथ में एक समाकलन स्थिरांक c भी मिलेगा। ठीक है, अगर दो अनिश्चित समाकलन जिनके अवकलज समान है वक्रों के एक ही परिवार को प्रदर्शित करते हैं, तो ऐसे समाकलन को अपन क्या कहते हैं, समतुल्य कहते हैं। जैसे अपने पास में आया था ना 1/1 + x², ठीक है, और -1/√1 + x²। इन दोनों के लिए जो समाकलन का इस्तेमाल किया अपन ने एक जैसा था, तो ये क्या कहलाएंगे, समतुल्य समाकलन। अब अगर मान लीजिए दो समाकलन है, उनको अपन ने बीच में प्लस या माइनस के चिन्ह द्वारा जोड़ रखा है, तो अपन इनको क्या है, अलग अलग समाकलन करके जोड़ सकते हैं। इसी प्रकार से अगर मान लीजिए कोई अचर राशि है, ठीक है, जैसे मान लें अपन के यहाँ पर लिखा हुआ है 5 sin x और dx, इसका समाकलन करना है। तो आप ये जो 5 है इसको बाहर लिख दो और केवल समाकलन करो किसका, sin x का। ये यहाँ पर k जो है ये अचर राशि है, इसको बाहर निकाला जा सकता है। आगे बात करिए अपन ने कि जो अपने पास में जो गुणधर्म थे 3 और 4, उसमें जो फलन दे रखे हैं अगर इस प्रकार से जुड़े हुए हैं, भाई बहुत सारे फलन हैं, उनको के अचर राशि के साथ में जोड़ के करा जा रहा है, तो आप इनको अलग अलग करके भी कर सकते हैं। मतलब इसमें क्या है, दोनों बातें बताइए कि साहब प्लस और माइनस को भी अलग अलग कर सकते हैं और के को बाहर भी निकाल सकते हैं, यानी कि अचर राशि को आप बाहर निकाल के सरल करते जाइए। ठीक है बेटा, अब बात करें अपन उदाहरण की, तो इसमें समाकलन में दिमाग बहुत लगाना पड़ेगा। जैसे अब यहाँ पर आए साहब कि tan² x का x के सापेक्ष समाकलन कीजिए। अब समाकलन कीजिए तो भैया tan x का समाकलन तो है ही नहीं, तो अपन ने क्या काम करा, इसको पहले लिखा i बराबर, i का मतलब होता है इंटीग्रेशन, मैंने लिख दिया tan² x। अब मैं इसको पहले उसमें तोड़ूंगा जिसका मैं समाकलन का सूत्र जानता हूं, तो मैंने इसको यहाँ पर लिख दिया कि साहब ये है sec² x और -1, ये मेरे को सरसमीका याद है। अब मैंने इसका समाकलन करा तो ऐसे अलग अलग कर दूंगा, अभी जो बताया ना अपन ने गुणधर्म, sec² x dx और -1 dx। अब sec² x का समाकलन हो जाएगा tan x और -x और ये समाकलन स्थिरांक, सीधा सा समाकलन हो गया। ठीक है बेटा, आगे एक और देखो, आप यहाँ लिखा हुआ है sec⁻tan² थीटा, यहाँ पर इसका अवकलन किया जा रहा है थीटा के सापेक्ष। तो अपन कैसे करेंगे इसका अवकलन, i बराबर ये आ गया अपने पास में sec⁻θ और बटे में tan² थीटा d थीटा। अब यहाँ दिखाई दे रहा है कि यार इसका समाकलन थोड़ा सा कठिन हो रहा है, तो अपन क्या काम करते हैं, मम्मी पापा की बात याद करते हैं। उन्होंने कहा था कि बेटा साइन कॉस सरल होते हैं, tan कॉट सेक कोसेक कठिन होते हैं, तो इसको अपन साइन कॉस में चेंज कर देते हैं, बदल देते हैं। तो सेक थीटा को लिखा मैंने 1/cos थीटा और tan² थीटा को लिखा मैंने, ऊपर चला गया cos² थीटा और बटे में आ गया अपने पास में sin² थीटा। ठीक है बेटा, अब ये cos से अपन ने ये cos काट दिया, तो क्या बचा अपने पास में, जरा देखें यहाँ पर अपने पास में क्या बच रहा है, देखो आप कि cos थीटा और बटे sin थीटा, फिर 1/sin थीटा और d थीटा। ये d थीटा लगाना मत भूल जाना भैया। अब यहाँ पर देखिए आप, ये तो हो गया cot थीटा और ये हो गया कोसेक थीटा, तो यहाँ पर लिखा मैंने कोसेक थीटा और cot थीटा और d थीटा। तो इसका समाकलन क्या होता है बेटा, याद करो, माइनस कोसेक थीटा और प्लस c। ठीक है,
और देखें साहब, ये देखो आप यहाँ पर साइन एक्स प्लस कॉस एक्स और अंडर रूट के अंदर लिखा हुआ है 1 प्लस साइन 2x। इसका x के सापेक्ष समाकलन करना है। तो आप क्या काम करो कि i बराबर, यहाँ पर लिखा मैंने साइन x और प्लस कॉस x, ठीक है, फिर बटे में अब अंडर रूट, इस एक की जगह लिखा मैंने साइन स्क्वायर x प्लस कॉस स्क्वायर एक्स, और साइन 2x का मेरे को फॉर्मूला याद है, साइन 2x और कॉस x और dx। ठीक है बेटा, मैंने इस एक के स्थान पर ये लिख लिया। ये एक सर्वसमीका होती है त्रिकोणमिति के अंदर। अब i बराबर, यहाँ पर साइन x प्लस कॉस x। अब इसको देख के आप याद करो क्या है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, यानी कि अंडर रूट के अंदर यहाँ पर साइन x प्लस कॉस x, इसके होल घात में 2 आ रही है साहब, और ये आ गया अपने पास में dx। अब ये स्क्वायर से ये अंडर रूट कट जाएगा, तो यहाँ पर अपने पास में बचेगा साइन x प्लस कॉस x और बटे में भी साइन x प्लस कॉस x। अरे ये तो कट गया और क्या बचा अपने पास में 1, तो ये आ गया अपने पास में 1, और 1 का x के सापेक्ष समाकलन क्या हो गया, x प्लस c। सीधा सा सवाल था। ठीक है, अब आगे और देखते हैं साहब। एक और देखिए साहब, इसमें क्या कह रहा है ये कि 1 माइनस साइन एक्स बटा कॉस स्क्वायर एक्स, इसका x के सापेक्ष समाकलन कीजिए। तो यहाँ पर i बराबर ये दे रखा है अपने को 1 माइनस साइन एक्स और बटे में कॉस की घात 2x dx। मैंने इनको अलग अलग कर लिया ऐसे, 1 बटा कॉस की घात 2x dx और माइनस ये आ गया साइन x और बटे कॉस की घात 2x को लिख दिया कॉस x और dx। अब यहाँ पर देखिए ये तो हो गया सेक स्क्वायर x और dx, फिर माइनस यहाँ पर बात करी तो 1 बटा कॉस x तो हो गया सेक x, और ये साइन x बटा कॉस x हो गया टेन x, और भैया x के सापेक्ष समाकलन कर रहे हैं। तो ये आ गया i बराबर ये हो गया टेन x और माइनस सेक x और प्लस ये c लगाना जरूरी है। अगर c आप नहीं लगाओगे तो एग्जामिनर को पूरा हक है आपके नंबर काटने का। तो याद रहे कि ये अपने को जरूर लगाना है। ठीक है बेटा, आगे बढ़ते हैं। ये देखिए आप, बड़ा मजेदार प्रश्न है कि टेन इनवर्स x प्लस कॉट इनवर्स x और बटा में 1 प्लस एक्स स्क्वायर, इसका अपने को x के सापेक्ष क्या करना है, समाकलन करना है। तो देखिए i बराबर ये आ गया अपने पास में टेन इनवर्स x प्लस कॉट इनवर्स x और बटे में 1 प्लस x की घात 2 dx। अब आपको ये बात याद है कि टेन इनवर्स x और प्लस कॉट इनवर्स x क्या होता है, पाई बटा 2 और बटे में 1 प्लस एक्स स्क्वायर dx। और अभी अपन ने अनिश्चित समाकलन के गुणधर्म नंबर 3 में देखा था कि अगर कोई राशि अचर है तो उसको आप बाहर ले आओ साहब, ये बाहर आ गया 1 बटा 1 प्लस एक्स स्क्वायर dx, और ये तो सूत्र है भैया, क्या सूत्र है ये, पाई बटा 2 और ये है टेन इनवर्स x प्लस सी का। और जान के अगर मान लो आपके ऑप्शन में माइनस कॉट, ये भी कह सकते हैं इसमें कि भाई ये माइनस पाई बाई 2 और कॉट इनवर्स x प्लस सी भी लिख सकते हो। ठीक है, दोनों सही है, जो ऑप्शन में दिखाई दे उस पर टिक लगा दो। निरीक्षण विधि द्वारा समाकलन ज्ञात करना है। इसमें क्या होता है कि आपको एक समाकलन दिया जाएगा कि भाई इसका समाकलन कीजिए। ठीक है, लेकिन सबसे पहला काम आपको ये करना है कि जो समाकलन में जो फलन दे रखा है, आपको ये पता करना है कि ये जो फलन प्राप्त हुआ है ये किस फलन के अवकलज से प्राप्त हुआ है, किसका अवकलन है। ठीक है, इस विधि को अपन क्या कहते हैं, निरीक्षण विधि द्वारा समाकलन। इस बात को समझने के लिए अपन कुछ उदाहरण लेते हैं।
उदाहरण में सबसे पहले है cos 4x का समाकलन करना है अपने को निरीक्षण विधि द्वारा। तो पहले ये पता लगाओ कि भैया ये cos 4x आपको किसके अवकलन से प्राप्त हुआ है। तो यहाँ पर आपको याद होना चाहिए कि साहब 1/4 sin 4x, sin 4x इसका अगर मैं अवकलन करता हूं तो 1/4 sin 4x का cos 4x और फिर 4x का 4, तो ये 4 से ये 4 कट गया, क्या आ गया अपने पास में cos 4x। तो अब अपने को ये पता चला कि cos 4x जो है वो 1/4 sin 4x के अवकलन से प्राप्त हुआ है। तो अपन यहां पर लिखेंगे कि भैया cos 4x और dx इसका जो समाकलन होगा वो क्या होगा 1/4 sin 4x और प्लस c होगा। ठीक, इसी प्रकार से 1/x है, आपको ये पता करना है कि साहब 1/x किस फलन के अवकलन से प्राप्त होता है। तो ये तो सूत्र है भैया, इसमें दिमाग लगाने की जरूरत ही नहीं है कि log x बेस e। ठीक है, इसका जो अवकलन होता है वो क्या प्राप्त होता है 1/x, 1/x। अब बात करते हैं अपन कि भाई 1/x का समाकलन, तो 1/x का जो समाकलन है वो क्या होगा log x, और ये मॉड इसलिए लगा देते हैं क्योंकि log जो है वो धनात्मक संख्याओं के लिए परिभाषित है, और प्लस c लगा दिया। ये हुआ अपने पास में निरीक्षण विधि द्वारा समाकलन। ठीक है बेटा।